हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये आपके अधिनियम का तीसरा नंबर का अधिनियम है जिसका नाम है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। ठीक है। और जितने भी अधिनियम हैं उनके नंबर, ये कितने नंबर के अधिनियम है और उनके हिंदी के नाम और इंग्लिश के नाम आप बाकायदा सभी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये है आपका श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, वर्कमैन्स कंपोजिशन एक्ट 1923। ठीक है। तो देखते हैं श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम क्या होता है। ठीक है। तो ये श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रमिक कामगार या श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में पारित किया गया, लेकिन 1 जुलाई 1924 को इसे लागू किया गया। इसको लागू कब किया गया? 1 जुलाई 1924 को। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे अपने बुक में। 1 जुलाई 1924 को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम को क्या किया गया था? पारित किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या हो सकते हैं इस अधिनियम के? अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोजक द्वारा श्रमिकों कामगारों को अलग अलग क्षति के लिए व्यावसायिक क्षति का भुगतान किया जाता है, जैसे कि पूर्ण अपंगता या आंशिक अपंगता, मृत्यु आदि के लिए अलग अलग धनराशि द्वारा भुगतान किया जाता है। अर्थात श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए सरकार को यह अधिनियम लागू किया गया। मतलब क्या क्षतिपूर्ति, मतलब क्या होता है कि आप किसी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर काम करते वक्त अगर आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है उस कंपनी के अंदर या उस ऑफिस के अंदर, तो आपसे जो काम करवा रहा है आपका जो बॉस, वो क्या करता है, आपको उतना हर्जाना देता है जिस हिसाब से आपको आपके शरीर में आपकी क्षतिपूर्ति होती है। जैसे कि अगर आप काम करने के दौरान आपको कहीं पे हाथ पैर में चोट लग गई, आपके हाथ पैर की हड्डी टूट गई, या पूर्ण अपंगता आ गया, या आंशिक अपंगता है, मतलब आधी बॉडी आपकी काम नहीं कर रही है, या इससे काम करते वक्त आपकी मृत्यु हो गई, तो इस अलग अलग क्षतिपूर्ति के हिसाब से इसको क्या किया गया, बांटा गया है, ताकि उसके हिसाब से आपको जो प्लांट का जो अधिकारी रहेगा जिसके लिए आप काम करते रहेंगे, वो आपको इसके हिसाब से आपकी क्षतिपूर्ति, श्रमिक क्षतिपूर्ति दे सकता है। ठीक है। और ये नियम उसको फॉलो करना ही पड़ता है। अगर कोई कामगार को उसके अंदर काम करते वक्त चोट लग जाती है तो उसको उसका हर्जाना देना ही पड़ता है। ठीक है। ये एक अधिनियम के अंतर्गत है और ये अधिनियम है आपका 1923। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं इस अधिनियम का संशोधन क्या बोलता है। अधिनियम के संशोधन, इस अधिनियम में सरकार द्वारा जब तक 11 बार संशोधन किया जा चुका है। संशोधन मतलब क्या होता है, इस मतलब श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में बार बार बदलाव आते गए, चेंजेस। संशोधन मतलब होता है चेंजेस लाना। तो देखते हैं कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में कितने बार ही चेंजेस आते गए हैं। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें 11 बार इसका क्या किया गया, संशोधन किया गया, इसमें बदलाव किया गया है। ठीक है। कितनी बारी? 11 बार। ठीक है। और कौन कौन से सन में देखते हैं? सन 1923 में, उसके बाद फिर 1938 में 2 बार किया गया, 1946 में, उसके बाद 1959 में, 1962 में, 1984 में, 1979 में, अंत में 1995 में संशोधन किया गया था। ऐसे ऐसे करके बारी बारी करके श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में 11 बार इसका संशोधन किया गया था। ठीक है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम को 11 बार संशोधित किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि अधिनियम का कार्य क्षेत्र कहाँ तक का है। ठीक है। यह अधिनियम उन कारखानों या प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों पर लागू होता है जिनको अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। यह अधिनियम नियोजक के फलस्वरूप या नियोजक के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली क्षति या चोट में कामगारों को इस अधिनियम में निर्धारित कतिपय अपवादों के अधीन संरक्षण प्रदान करता है। मतलब इस अधिनियम का कार्यक्षेत्र वहाँ तक है, अगर उस कारखाने का, उस प्लांट का जो है बॉस आपको उस अधिनियम के संरक्षण तक लाकर रखता है कि आप मेरे ऑफिस में, मेरे कारखाने में काम कर रहे हो और ये आपका काम है और उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हो, तो तब आपको ये श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के कार्य क्षेत्र में आप आएंगे। उसके बाद फिर आपको अपना श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या श्रमिक क्षतिपूर्ति आपको मिलेगा। उसके बाद फिर अधिनियम के मुख्य उपबंध
श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के मुख्य उपबंध कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, कि किस श्रमिकों को किस रूप में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। ठीक है, यदि किसी कामगार को ड्यूटी के दौरान कोई गंभीर चोट लग जाती है तो वह नियोजक से क्षतिपूर्ति का अधिकार है। अगर उसको काम करते वक्त उसकी गंभीर चोट लग गई, हाथ पैर टूट गया, सर में गंभीर चोट लग गई, इस कंडीशन में वो नियोजक से अपना वसूल कर सकता है। ठीक है, अधिनियम की धाराओं के अनुसार यदि किसी कामगार को व्यावसायिक बीमारी से कोई नुकसान पहुंचता है तो भी वह नियोजक से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। यदि इसके अतिरिक्त किसी कामगार को निम्नलिखित मामलों में क्षति हुई है तो वह नियोजक से किसी प्रकार की कोई भी क्षति पाने का अधिकार नहीं है। मतलब उसका भी एक बिंदु है, एक पॉइंट है क्षतिपूर्ति पाने का, कि अगर आप को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान आपकी वजह से हो रहा है, आपकी गलतियों की वजह से हो रहा है, तो नियोजक आपको पैसा नहीं देगा। तो देखते हैं कौन कौन से निम्नलिखित बिंदुओं से। तो पहला, यदि किसी कामगार को नशे के कारण अथवा कोई नशीली दवाई खाने से चोट लग जाती है तो उस स्थिति में वह क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई कामगार शराब पीकर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली शराब पीकर काम कर रहा है तो उसको होश ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में नियोजक उसको क्षतिपूर्ति नहीं देगा। उसके बाद दूसरा है, यदि वह जानबूझकर सुरक्षा सावधानियों को नज़रअंदाज करता है और चोटिल हो जाता है तो भी वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होता है। अगर किसी कामगार को पहले से बता दिया गया है कि इस चीज़ में इतना आपको क्षति हो सकता है, आपको इस चीज़ का सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन वह फिर भी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो काम को कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा है, नियोजक द्वारा दी गई आज्ञाओं का उल्लंघन करने पर यदि कोई कामगार चोटग्रस्त होता है तो भी वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होता है। अगर कोई नियोजक किसी एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम को इस दिशा में जाके करना है, ऐसे करना है, और अगर वो उसके बिना परमिशन के वो काम को करता है तो उस कंडीशन पे उसको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया निम्न बिंदु, जिसके अगर आप अपनी गलतियों से अगर आपको नुकसान होता है या आपको चोट लगती है तो आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्षतिपूर्ति भुगतान की दर, मतलब किस किस कंडीशन में कितने कितने भुगतान का दर जो है परसेंटेज उसको नियोजक को देने पड़ते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति का भुगतान चोट की प्रवृत्ति अथवा स्वरूप तथा कामगारों के मासिक वेतन के आधार पर होता है, जो अग्रलिखित होता है, जो निम्नलिखित हैं। तो पहले देखते हैं स्थायी अपंगता। अगर स्थायी रूप से उसको अपंगता है तो कितना नियोजक को कितने पैसे देने पड़ते हैं। संशोधन अधिनियम के अनुसार स्थायी अपंगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति भुगतान की दर 5.48 लाख होगी। अगर किसी कामगार को स्थायी अपंगता है तो वह उसको नियोजक को 5.48 लाख उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर अस्थायी अपंगता है तो इसमें क्षतिपूर्ति का भुगतान अर्धमासिक वेतन के अनुसार देय होता है। इसके अलावा 3500 रुपये से 6500 रुपये का वेतन पाने वाले को उसकी आय की दर से भुगतान होता है। मतलब ये जो अस्थायी अपंगता होती है वो अगर कोई कर्मचारी का जिस हिसाब से जो वेतन रहता है उसके हिसाब से उसको श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत उसको वो पैसा दिया जाता है जिस हिसाब से उसकी सैलरी होती है। ठीक है, तो किसी कर्मचारी का अगर 3500 से 6500 रुपये वेतन पाने वालों को उसकी आय की दर से भुगतान होता है। चिकित्सा कार्यालय यदि 3 दिन का हो तो कोई भी भुगतान नहीं किया जाता, परंतु यदि अपंगता 28 दिन या अधिक समय तक रहती है तो इसे समावधि भुगतान किया जाता है। अगर कोई श्रमिक को 3 दिन में अगर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो उस रूप में उसको श्रमिक क्षतिपूर्ति जो है वो उसको नहीं मिलता है। ठीक है, कोई किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। लेकिन अगर वह इलाज उसका 28 दिन तक अगर चलता है तो उस टाइम पे उसको अधिनियम का लाभ होगा और उसको नियोजक को उसको पैसे देने पड़ेंगे। किस हिसाब से, उसके सैलरी के हिसाब से उसको क्या होगा, पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है तीसरा, दुर्घटना से मृत्यु होने पर भुगतान। अगर किसी कर्मचारी को दुर्घटना
दुर्घटना से अगर उसकी मृत्यु होती है या दुर्घटना के वक्त उसको कोई चोट लगती है, उस हिसाब से कितना उसको भुगतान दिया जाएगा उसको देखते हैं। ठीक है, इस क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन के बाद दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में भुगतान की दर की राशि 4.56 लाख रुपए तक होगी। ठीक है, मृत श्रमिकों के आश्रितों की श्रेणियां, मतलब जो उनके आश्रित होते हैं, जो कर्मचारी के आश्रित होते हैं, उनकी श्रेणियों कैसे दी जा सकती है। जो उनके ऊपर आश्रित रहते हैं उनको भी उसकी मदद मिलता है, दिया जाता है। ठीक है, ऐसे आश्रित जिन्हें आश्रित होने के लिए किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे आश्रित जिनको आश्रित हैं सिद्ध करना पड़ता है, जैसे विधवा माता के अलावा अन्य कोई माता पिता, आवश्यक नाजायज पुत्र, अविवाहित नाजायज पुत्री, विवाहित भाई अथवा अविवाहित बहन या विधवा बहन, विधवा पुत्र वधू, मृत पुत्र का आवश्यक बालक, पूर्व मृत पुत्री की आवश्यक संतान जिसके माता पिता जीवित ना हो, अथवा मृत कामगार के जीवित माता पिता ना हो। ऐसे कंडीशन में उनको क्या करना पड़ता है, उनको प्रूफ देना पड़ता है कि हम इसके रिश्तेदार हैं और हम इसके ऊपर आश्रित हैं। किनको उनके विधवा माता पिता को, जो कर्मचारी काम करते हैं तो उनके अगर माता पिता है और वह वृद्ध हो चुके हैं तो उनको भी देना पड़ता है। उसके बाद फिर उनके नाजायज़ पुत्र, अगर कोई उसके नाजायज़ पुत्र या पुत्री है जो उनके ऊपर आश्रित है, उनको भी क्या करना पड़ता है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम इनके साथ आश्रित हैं, इनके ऊपर आश्रित हैं। उसके बाद फिर उनकी जो पुत्र वधू रहती है, उनके बेटे की जो बहू रहती है, उनको सबको ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हम इससे आश्रित हैं, तभी जाके उनको जो नियोजक के द्वारा उनको जुर्माना मिलता है, उनको पैसा दिया जाता है। अगर इस कंडीशन में अगर वो प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उनको नहीं माना जाता है कि वो इसके ऊपर आश्रित है। ठीक है, तो ये था आपका श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, की अगर कोई श्रमिक को क्षतिपूर्ति होती है काम करने के दौरान तो उसको किस किस रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है, नियोजक के द्वारा। ठीक है, तो ये था आपका श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम। अगर इसमें से अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे डाउट ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू।